नाजरीन, हुसियों ने तो अमेरिका की रातों को नींदें हराम कर दी हैं। अमेरिका फलस्तीन के साथ डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात का राग अलापा जा रहा था तो दूसरी तरफ हमलों की हिमायत भी कर रहा था और इसराइल को असलहा भी फराहम कर रहा था। इस डबल गेम का जवाब हुसियों ने अपने मास्टर स्ट्रोक से दिया। हुसियों ने कल शाम खलीज अदन की तरफ 2 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिनके नतीजे में लाइबेरिया का झंडा लहराने वाले स्विस मलकियती कंटेनर्स जहाज को निशाना बनाया गया है। अमरीकी हुक्काम ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर शाया होने वाले एक बयान में वजाहत के साथ एक मिसाइल जहाज से टकराया और उससे नुकसान पहुंचा, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स में अमले के अरकान के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इसी के साथ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की कि जहाज अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखे हुए है और उसने मदद की दरख्वास्त नहीं की, यानी अमरीका भी पीछे नहीं हट रहा। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी फौज ने सना के वक्त के मुताबिक कल शाम ठीक 8 बजे 2 हुसी एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों के खिलाफ अपने दिफाई हमले किए, जो खित्ते में तजारती बहरी जहाज़ों और अमरीकी बहरिया के जहाज़ों के लिए खतरा थे। हुसियों ने तफसीलन इस हवाले से बताया है कि उन्होंने बहरे अरब और बहरे अहमर में एक इसराइली बहरी जहाज और अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने की 2 कार्रवाइयों का नफाज का ऐलान किया। ग्रुप के फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने कहा कि बहरी फौज ने बहरे अरब में एक इसराइली बहरी जहाज के खिलाफ टारगेटिंग ऑपरेशन किया। इस पर मुतअद्दिद बहरी मिसाइल बरसाए गए जो दुरुस्त तौर पर जाकर लगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये हमले सिर्फ अमरीकी जहाज़ों के खिलाफ नहीं हो रहे, बल्कि दीगर ममालिक के जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्री और ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी ने इस बात की तस्दीक की कि ये वाक़या अदन से 91 मील जनूब मशरिक में पेश आया। एक कंटेनर बहरी जहाज जिस पर लाइबेरिया का झंडा लहरा रहा था और जो इसराइल से ताल्लुक रखता था, उसको निशाना बनाया गया। ये बहरी जहाज सिंगापुर से ज्योति की जानिब गामजन था। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इसराइल इस वक्त खुद खाना जंगी की तरफ गामजन है। वो वक्त दूर नहीं जब इसराइल खुद अपनी जंग की वजह से ही खात्मे का शिकार हो जाएगा। इसराइल की बदतरीन शहरी तबाही की एक तहकीकात से पता चला कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 2021 में होने वाली मोहलक अफरा तफरी के ज़ाती तौर पर जिम्मेदार है, जिसमें 45 यहूदी ज़ायरीन हलाक हुए हैं। माउंट मीरवन ज़ियारत गाह पर अफरा तफरी की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने वाले कमीशन ने कहा, वज़ीर आज़म खुद या अपनी तरफ से किसी तरीक़ाकार के ज़रिए ऐसे मसाइल की निशानदही करने के ज़िम्मेदार हैं जिन पर उनके दफ्तर की तवज्जो और अगर ज़रूरी हो तो मुदाखलत दरकार हो। बिलखसूस इंसानी जानों के खतरे से मुतल्लक मामला। 10,000 लीटर ऑर्थोडॉक्स यहूदी 30 अप्रैल 2021 को दूसरी सदी के मारूफ बारियूचाई के मकबरे के सालाना ज़ियारत के लिए माउंट मीरवन पर जमा हुए थे, जो लबनान के साथ इसराइल की सरहद के करीब वाक़े है। इस वक्त इसराइल में जो भी वाक़या पेश आ रहा है उसका बराह रास्त जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दिया जा रहा है। ये हालिया वाक़या यहूदियों के साथ पेश आया और बताया जा रहा है कि नेतन्याहू इस वक्त इलेक्शन से कबल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मुल्क में अफरा तफरी बरकरार रहे ताकि उसकी ज़रूरत को लोग महसूस करते हुए उसे वोट दें। इस वाक़े का हाल कुछ यूं है कि सिन्नफी तौर पर अलग किए गए हजूम के मर्दाना हिस्से में अफरा तफरी उस वक्त शुरू हुई जब लोग एक तंग रास्ते से गुजरे जो मुहलक साबित हुआ। इसमें वाक़े के हलाक शुदगान में कम से कम 16 बच्चे और नौजवान शामिल हैं। तहकीकात में पता चला कि 2008 से सानिया के दिन तक वज़ीर आज़म के दफ्तर को मकबरे के इर्द गिर्द ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से मुमकिन खतरात के बारे में मुतअद्दिद मौक़े पर मतला किया गया था। नेतन्याहू उनमें से 12 सालों तक इक़्तिदार में रहे। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, नेतन्याहू जानते थे कि रिश्वी के मकबरे की जगह कई सालों से बखूबी निगहदाश्त नहीं की गई थी और ये कि इस जगह पर आने वालों की कसीर तादाद के लिए खतरा पैदा हो सकता था, बिलखुसूस लकबमर की छुट्टियों में। इसमें मजीद कहा गया, नेतन्याहू ने सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए वज़ीर आज़म से वाबस्ता तवक्को के मुताबिक काम नहीं किया। दोस्तों, वैसे तो ये पुराना वाक़या है, लेकिन इस वक्त ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इसराइली एस्टेब्लिशमेंट नेतन्याहू से तंग आ गई है और वो पुराने केसेस में भी उसको जिम्मेदार ठहराकर उससे छुटकारा हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स के दरमियान तनाज़ा अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन तक पहुँच गया है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के दौरे के बाद गेंट्स नेतन्याहू की पेशगी मंजूरी के बगैर लंदन में बरतानवी हुकाम से मुलाकात करेंगे। इब्रानी चैनल 12 ने इंकशाफ किया कि नेतन्याहू के दफ्तर ने बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में इसराइली सफारतखाने को वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स के दौरे में मदद न करने की हिदायत की थी। चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू गेंट्स के अमेरिका और बरतानिया के मौजूदा गैर मुल्की दौरे पर नाराज हैं। वाशिंगटन में इसराइल के सफीर माइक हर्जोग की जानिब से दौरे के दौरान गेंट्स की मदद न करने का हुक्म देने के बाद इनसे लंदन में सफारतखाने को हिदायत की कि वो गेंट्स के दौरे के किसी भी पहलू में मदद न करे।
اور نہ ہی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی اقدام کیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نیتن یاہو کی ہدایات کی بنیاد پر برطانیہ میں اسرائیلی سفیر زپی ہوٹویلی نے سفارتخانے کے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ گینٹس کے دورے کے لیے حفاظتی انتظامات کرنے میں مدد نہ کریں۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے گینٹس کی سرزنش کی، جو ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق امریکی حکام سے بات چیت کے لیے گزشتہ اتوار کو واشنگٹن پہنچے تھے۔ مبصرین کے مطابق یہ پوزیشن حماس کے ساتھ اس کی جنگ کے تقریباً 5 ماہ بعد ملک کی قیادت کے اندر بڑھتے ہوئے دراڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اس سے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف جنگ، بارود اور اسلحے سے نیتن یاہو اس قدر پاگل پن کا شکار ہو چکے ہیں اور اب اوچھے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں، بلکہ ان پر بین الاقوامی سطح پر شدید ترین دباؤ ہے۔ ایک طرف جنگ میں ان کی ناکامی واضح ہے تو دوسری طرف دنیا بھر میں تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ پہلے بحری جہازوں سے برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کا خوفناک حد تک نقصان ہوا، لیکن اب بائیکاٹ مہم نے بھی ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہم کھوجی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو مسلسل بتاتے آ رہے ہیں کہ کس طرح مختلف کمپنیاں جو اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں نقصان سے دوچار ہیں، لیکن اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ حیران کن ہے۔ خلیجی خطے میں خوردہ کمپنی اور مشرق وسطیٰ میں اسٹار بکس فرنچائز کا مالک اشائے گروپ غزہ جنگ کے بعد صارفین کے بائیکاٹ سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے اپنے 2000 سے زائد ملازمین کو فارغ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ذرائع نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ ملازمتوں کو ختم کرنے کے عمل کا مقصد اشائے میں کل افرادی قوت کے تقریباً 4% کو فارغ کرنا ہے، جس کی تعداد تقریباً 50,000 ہے اور زیادہ تر توجہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں اسٹار بکس کی شاخوں پر مرکوز ہے۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ بائیکاٹ کی مہم کمپنی کے کام کرنے کے حالات میں مشکلات کا باعث بنے۔ اشائے نے ایک بیان میں کہا، گزشتہ 6 ماہ کے دوران جاری مشکل کاروباری حالات کے نتیجے میں ہم نے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں اسٹار بکس کیفے میں ساتھیوں کی تعداد کو کم کرنے کا ایک بدقسمتی اور انتہائی مشکل فیصلہ کیا ہے۔ اسٹار بکس کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا، ہمیں اسٹار بکس کے ان ملازمین کے ساتھ ہمدردی ہے جنہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا اور ہم ان کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، کویت میں 1890 میں قائم کیا گیا اشائے گروپ خطے کی سب سے بڑی ریٹیل فرنچائز میں سے ایک ہے اور اس کے پاس مشہور مغربی برانڈز جیسے چیز کیک فیکٹری اور شیک شاک کے آپریٹنگ حقوق ہیں۔ اسے 1999 سے مشرق وسطیٰ میں اسٹار بکس کیفے چلانے کے حقوق حاصل ہیں۔ اسٹار بکس یونٹ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا کے 13 ممالک میں تقریباً 2000 آؤٹ لیٹس چلاتا ہے۔ 3 باخبر ذرائع نے گزشتہ ماہ روئٹرز کو بتایا کہ امریکی پرائیویٹ ایکویٹی فرم اپولو گلوبل مینجمنٹ اسٹار بکس کے کاروبار میں حصہ خریدنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے جواب میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے شروع کیے گئے فوجی حملے کی وجہ سے مغربی برانڈز بڑے پیمانے پر بے ساختہ مقبول بائیکاٹ مہمات کا شکار ہیں۔ اسٹار بکس نے اکتوبر میں بائیکاٹ کی مہم کے بعد کہا تھا کہ یہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور اس نے ان افواہوں کی تردید کی کہ اس میں اسرائیلی حکومت یا فوج کو مدد فراہم کی ہے۔ اسٹار بکس نے جنوری میں کہا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ نے خطے میں اس کے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو کس طرح اس سب کا مقابلہ کر پاتے ہیں۔